नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दो टाइप का होता है एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कितनी क्वांटिटी है डिफरेंट एलिमेंट्स की इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फाइंड किया जाता है, यानी उनका एग्जैक्ट मास। एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्वालिटेटिवली मींस सिर्फ ये पता लगाया जाता है कि कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो सबसे पहले यहाँ पे डिटेक्शन की बात हो रही है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की। एंड ये मुझे थोड़ा जोकिंग सा लगता है कि डिटेक्शन ऑफ कार्बन की क्या जरूरत है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक है तो इसका मतलब उसमें कार्बन होगा ही ना। इन जनरल अगर आप बोल रहे हैं कि कोई कंपाउंड है उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है कार्बन का, तो ये समझ में आता है। हमें नहीं पता वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है या कौन सा है, तो कैसे कार्बन का एनालिसिस होगा, डिटेक्शन होगा, ये समझ में आता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कर रहे हैं आप तो उसमें तो कार्बन होगा ही, लेकिन फिर भी यहाँ पे एज अ कंसेप्ट दिया गया तो उसको समझते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर ऑक्साइड। जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्साइड है इस कंपाउंड में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, कार्बन हाइड्रोजन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। Carbon gets oxidized to carbon dioxide which is tested with lime water which develops turbidity, and hydrogen is oxidized to water which is tested with anhydrous copper sulfate which turns blue। तो ये दोनों ही चीजें पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं। एस ब्लॉक में हमने ये स्पेसिफिकली चीज देखी थी कि जो चीज टर्बिडिटी डेवलप करती है वो लाइम वाटर होती है, ना कि दूसरी एक चीज होती है इसके अलावा, मिल्क ऑफ लाइम वो नहीं होती, सिर्फ लाइम वाटर होती है। ये डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है वहां पे। तो CO2 के साथ टर्बिडिटी मिल जाती है लाइम वाटर में, इससे हमें डिटेक्शन का पता लग जाता है। CO2 यानी कार्बन है इसका पता लग जाता है, और हाइड्रोजन है इसका पता लग इसे लग जाता है कि वो वाटर में ऑक्सीडाइज हो गया। एंड हमारे पास एनहाइड्रस यानी सूखा कॉपर सल्फेट होगा, अगर उसमें वाटर का एडिशन हुआ तो एक्वस कॉपर सल्फेट बन जाएगा और उसका कलर ब्लू होता है। दिस वी ऑलरेडी नो फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, जहाँ पे रिएक्शंस दी हुई हैं रेडॉक्स रिएक्शन कॉपर की और जिंक की, जहाँ स्टार्टिंग में ही वो एक्सपेरिमेंट वगैरह दिए हुए हैं, तो ये हमें वहां से पता है। तो दोनों ही चीजें पिछले चैप्टर में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो कॉपर ऑक्साइड से ट्रीट करवाएंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन, और वाटर में हाइड्रोजन, एंड कॉपर इटसेल्फ रिड्यूस हो जाएगा इनटू Cu0 ऑक्सीडेशन स्टेट। CO2 का टेस्ट कैसे होगा, कैल्शियम कार्बोनेट लीमस्टोन की फॉर्मेशन होगी, यहीं से टर्बिडिटी डेवलप होती है, मिल्की टर्न हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली CaCO3 की फॉर्मेशन से। एंड ये रिएक्शन कैसे होती है ये भी हमने वहां पे देखा हुआ है। सेकेंडली वाटर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके एक्वस बन जाता है कॉपर सल्फेट, जिसका ब्लू कलर होता है, ये भी हम देख आए हैं। एंड कॉपर रेडॉक्स रिएक्शन में ऑफ कोर्स है। और उससे जो नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोजन, उससे हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसमें नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं, एक होता है। तो ये भी आप सबको यहाँ से याद आना चाहिए। डिफरेंट चैप्टर में जो जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसका रिवीजन होता रहे, साथ साथ याद आती रहे चीजें, तो रिटेन करना उनको आसान होता है। तो you should keep in mind that also from here. Next, detection of other elements, nitrogen, sulfur, halogens and phosphorus are detected through a common test जिसको हम लसाइन टेस्ट बोलते हैं। इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स का डिटेक्शन इसमें इंक्लूडेड होता है। सबसे पहले La आता है इसमें, एंड हेलोजेंस में भी La आता है, तो यहाँ से याद रहा हेलोजन। एंड उसके बाद डबल S आ रहा है, तो फॉस्फोरस के अंदर भी डबल S आता है, तो यहाँ से इंक्लूड हो गया फॉस्फोरस आल्सो। लास्ट में आ रहा है N से नाइट्रोजन इंक्लूड हो गया, और उसके लास्ट में इवन लास्ट S आता है तो उससे सल्फर हो गया। बेसिकली ये जो लसाइन है ये साइंटिस्ट का नाम है, एंड कोमा लगा के एस लगाया गया है, मतलब उसने ये डिस्कवर किया था टेस्ट, तो कोमा लगा के एस लास्ट में इसलिए लगाया गया। तो ऐसे इसके नाम से आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन से एलिमेंट्स का डिटेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। वैसे आगे डिटेल में गिवन है इन सभी का ही टेस्ट, कौन से एलिमेंट का
किस कलर से देख के हमें पहचानना होता है ये भी आगे डिटेल में गिवन है, तो वहां से भी आपको लर्न हो जाता है ये। लेकिन ऑन द स्पॉट है कैसे आपको पहचानना है ये अगर क्वेश्चन आ जाए ये मैंने आपको बता दिया। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवलेंट फॉर्म इनटू द आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आयन से पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का लेन देन आयंस में ही पॉसिबल हो पाता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जरूरी हैं एक्साइड होना किसी भी कंपाउंड के या फिर सॉल्यूशन के कलर इंपार्ट करने के लिए। एंड कलर से ही आप आगे देखेंगे हम इन सभी एलिमेंट्स को पहचानते हैं नाइट्रोजन से लेके फॉस्फोरस तक। तो इसलिए कलर इंपार्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि तभी हो पाएगा जब आयनिक फॉर्म में आएंगे। इसलिए पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इन एलिमेंट्स को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है फ्रॉम कोवलेंट। एंड ऐसा किया जाता है कौन से मेटल के साथ फ्यूज करके, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि कॉमन साल्ट इजीली अवेलेबल होता है, तो उसमें कौन सा मेटल है? सोडियम। तो इसलिए सोडियम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। कॉमन साल्ट कॉमन ही अवेलेबल होता है, ये चीज़ हम हाइड्रोजन चैप्टर से देखते आ रहे हैं, तो ये तो याद हो ही जाएगी, गई होगी आपको अब तक। तो कार्बन और नाइट्रोजन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट थे वो सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी Cn- आयन में। सल्फर जो था वो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है S2- में। और हेलोजेंस हैलाइड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लोरीन से लेके आयोडीन तक यहाँ पे जिक्र है। एंड फ्लोराइड आयन यहाँ पे क्यों इंक्लूडेड नहीं होता ये हम आगे देखने वाले हैं, जहाँ पे हेलोजेंस के लिए टेस्ट डिटेल में डिस्कस किया गया है। साइनाइड, सल्फाइड एंड हलाइड of sodium so formed sodium fusion are extracted from the fused mass by boiling it with distilled water। अब हम जानते हैं सोडियम मेटल तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज किया जाएगा उसके साथ तो सॉलिड हमारे पास एक फ्यूजन मिलेगा। लेकिन हमें तो ये सारे आयंस साइनाइड, सल्फाइड और हलाइड एक्वस सॉल्यूशन में चाहिए, ताकि सॉल्यूशन में ये कलर इंपार्ट कर सकें और इनको पहचान पाए हम। तो इसलिए पानी में इसको डाला जाता है। दिस फ्यूज्ड मास इज बॉइल्ड विद डिस्टिल्ड वाटर। अब नॉर्मल वाटर क्यों नहीं लिया जाता, डिस्टिल्ड यानी प्योर वाटर क्यों, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। जो नॉर्मल वाटर होता है इसमें बहुत सारे साल्ट पाए जाते हैं इम्प्योर वाटर में, तो उन साल्ट के कुछ अनायन होंगे, उन वो भी अपना कलर इंपार्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन में। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हमें तो सिर्फ इन्हीं एनायंस का कलर चाहिए फॉर देयर डिटेक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। इसलिए यहाँ पे प्योर यानी डिस्टिल्ड वाटर लिया जाता है। दिस एक्सट्रैक्ट इज नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एनायंस को फ्रॉम द फ्यूजन, इसलिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके नाम में। First is test for nitrogen. Sodium fusion extract is boiled with FeSO4 and then acidified with H2SO4। तो ये एक चीज कॉमन मिलेगी आपको for the test of every elements that is included here in Lassine test। जिस कंपाउंड के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा फिर एसिडिफाइड जिस एसिड के साथ किया जाएगा उनमें कॉमन अनायन होगा। जैसे यहाँ पे FeSO4 है तो एसिडिफाई किया जाएगा H2SO4 के साथ टू हैव द कॉमन अनायन। एंड एसिडिफाइड यहाँ पे इसको किया इसलिए जाता है क्योंकि ऑक्सीडाइज करने की ज़रूरत होती है डिफरेंट एलिमेंट्स को यहाँ पे टू हैव द कलर और टू फॉर्म द कंपाउंड दैट विल इम्पार्ट द कलर। तो यहाँ पे Fe2+ का Fe3+ में ऑक्सीडाइज करने की ज़रूरत है, इसलिए इसको एसिडिफाई करना पड़ेगा हमें। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन रिक्वायर्ड होता है, तो सब में आएगा ये एसिडिफिकेशन का चीज़, कॉमन है लसाइन टेस्ट में सबकी केस में होगा। तो इट इज एसिडिफाइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। द फॉर्मेशन ऑफ पर्शियन ब्लू कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो कौन सा कलर किस एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है ये जरूर से ध्यान होना चाहिए आपको। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बोल सकते हैं लसाइन टेस्ट में जो कोई है तो कलर ही है इन एलिमेंट्स की डिटेक्शन को पहचानने के लिए। यहाँ पे साइनाइड होता है मींस फ्री Cn- आयन जिनकी वजह से ये कलर आता है। एंड साइनाइड के अंदर ANI आता है और पर्शियन के एंड में ANI, ये तीनों अल्फाबेट्स एक साथ आ रहे हैं, तो इससे आपसे आइडिया लग जाएगा कि इसके लिए कौन सा कलर होता है। सोडियम साइनाइड फर्स्ट रिएक्ट्स with FeSO4 and forms sodium hexacyanidofferrate
On heating with sulfuric acid, some ions are Fe2 plus ions are oxidized to Fe3 plus ions, which in turn react with sodium hexacyanide to produce iron 3 hexacyanide 2 मीन्स फेरी फेरोसाइनाइड, जिसका फिर प्रशियन ब्लू कलर होता है। तो फर्स्टली जो Cn माइनस आयन था सोडियम साइनाइड का, वो Fe2 प्लस के साथ रिएक्ट करता है कैटायन एनायन से। FeSO4 का ऑब्वियसली ये कैटायन है, एंड यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, जस्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है कैटायंस और एनायंस का, तो Fe2 प्लस में ही रहेगा ये टू फॉर्म दिस कंपाउंड हेक्सासाइनिडोफेरेट। एंड इसमें CN4 होता है या CN6, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। 4 माइनस यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे 6 ही होना चाहिए टू हैव दिस +2 होता है ये FeSO4 में, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। एंड इसके बाद ऑक्सीडेशन होगी, रोल आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, Fe2 प्लस का Fe3 प्लस में कन्वर्ट किया, तो इन दोनों के रिएक्शन से हेक्सासाइनिडोफेरेट और Fe3 प्लस के ये पर्शियन ब्लू वाला कंपाउंड हमें मिल जाएगा। एंड Fe3 आयरन, इसको फेरिक बोलते हैं 3 प्लस ऑक्सीडेशन सेट को, एंड फेरस या फिर फेरो बोलते हैं लोअर यानी +2 को। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं डिफरेंट चैप्टर्स में, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये थी इसकी लास्ट रिएक्शन, एंड कुछ नहीं हो रहा है, ये जो हेक्सासाइनिडोफेरेट था सिर्फ ये जुड़ रहा है हमारे Fe3 प्लस के साथ। यहाँ पे Fe3 प्लस है, यहाँ ऑलरेडी 2 प्लस ये वही है, ये हेक्सासाइनिडोफेरेट वही एनायन है 4 माइनस वाला, इसलिए यहाँ पे आयरन Fe4 आया है नंबर में, क्योंकि 4 माइनस यहाँ पे एनायन पे ये चार्ज था। तो इससे आप गैस भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला क्या होगा। जहाँ तक बात है इसके प्लस ये 3 इसके नंबर की एनायन की, तो ये यहाँ से गैस किया जा सकता है, इसकी +3 ऑक्सीडेशन सेट है, ये आप जानते हैं, +2 इसकी है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन कैसे हो कि न्यूट्रलाइज हो जाए, ये तो ये 3 ही आएगा उस केस में। Cn के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, इनका 6 नंबर है यहाँ पे, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो -6 हो गया यहाँ से। Fe4 इस पे 3 चार्ज है, तो टोटल 12 प्लस हो गया, एंड Fe2 प्लस ये हो गया 14। अब Cn 6 लगा हुआ है, तो 6 की टेबल में 14 तो कहीं आता नहीं है, 12 के पास सीधा 18 आता है, तो 3 से मिनिमम आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा 18 यहाँ पे। एंड फिर +2 से 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 यहाँ से हो गया, और 12 यहाँ से, तो 12 से 18 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसे चार्ज बैलेंस करके आप इस एग्जैक्ट फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ Cn माइनस आयन के पर्शियन ब्लू कलर से हम नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सल्फर, टेस्ट फॉर सल्फर। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट इज एडेड टू इट। नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि एसिटिक एसिड अगर यानी लेड एसीटेट बेसिकली अगर हम एज अ कंपाउंड यहाँ में ऐड कर रहे हैं फ्यूजन में, तो एसिटिक एसिड हमें क्यों लेना होगा, अब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अनाइन दोनों में सेम है। अ ब्लैक पीपीटी ऑफ लेड सल्फाइड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो सल्फाइड इन जनरल हमने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन में, कॉपर सल्फाइड था आई थिंक, उसका कलर ब्लैक था, तो ये हमने वही लर्न कर लिया था, तो लेड सल्फाइड का भी ब्लैक होगा, वहां से आपको ये लर्न हो जाएगा। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो पहला तो टेस्ट काफी सिंपल था, जो एसीटेट आयन है CH3COO माइनस, वो S2 माइनस से रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे टू गिव द ब्लैक कलर ऑफ लेड सल्फाइड। दूसरा भी टेस्ट यूज किया जा सकता है सल्फर के लिए, बेसिकली 2 टेस्ट है इंडिविजुअल टेस्ट करने के लिए। ऑन ट्रीटिंग द फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड अपीयरेंस ऑफ अ वायलेट कलर फर्दर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो ब्लू नहीं है यहाँ पे, प्रूसाइड होने के बाद भी, पीछे पर्शियन ब्लू कलर था ना, ब्लू से हटके है, वॉयलेट है, ये एग्जैक्टली आपको याद रखना होगा। इससे पहले हमें इस एनायन का फॉर्मूला लर्न करना होगा, जिसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यही वॉयलेट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो FeCN5 है, इस ग्रुप को बोलते हैं प्रूसाइड।
FeCN5 एज अ होल इसको प्रोसाइड बोला जाता है। तो प्रोसाइड से 5 आप याद रख सकते हैं, इसमें पी पहले आता है ना, तो FeCN5 होता है प्रोसाइड, ये ऐसे याद रह जाएगा आपको। एंड यहाँ पे नाइट्रो प्रोसाइड लिखा गया है, मतलब NO इसके साथ एसोसिएटेड होगा। बेसिकली नाइट्रोसो का मतलब होता है NO ग्रुप, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सीखते हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नाइट्रो लिखा गया है, तो ये वहां से क्लियर हो जाएगा। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का ये फॉर्मूला होता है, ये यहाँ से हमने सीखा। एंड यहाँ पे चार्ज इस पे -2 ही होता है, ये अगेन हम समझ सकते हैं। इसमें हमने पीछे देखा था भाई हेक्सा साइनिडो था, उसकी जगह एक साइनाइड हाइन हटा के NO लगाया गया है यहाँ पे, जो कि इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आयरन को ये ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3+ में। तो यहाँ पे है Fe3+। एंड साइनाइड यानी नेगेटिव चार्ज है -5। NOCO और N2O ये तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, हम जानते हैं, तो इनमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो -5 है, +3 है, बचे कितने -2, तो इसलिए -2 चार्ज है। तो Na2 FeCN5NO ये सोडियम नाइट्रोपोरसाइड का फॉर्मूला होता है। एग्जैक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिए। अब जब इसमें फ्यूजन एक्सट्रैक्ट डाला जाता है, तो सल्फाइड आयन इसके साथ रिएक्ट करके एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनाते हैं, जो कि याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, NOS बन जाएगा सिर्फ, इसमें सीधा सीधा ऐड हो जाएगा सल्फर। एंड यहाँ पे चार्ज हो जाएगा -4, क्योंकि S2- ऐड हो रहा है, -2 चार्ज भी आ रहा है इसमें। तो वो कंपाउंड जो वॉयलेट कलर देता है वो होता है Na4 FeCN5NOS, ये एग्जैक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे। अब बात करते हैं इसके वॉयलेट कलर की। तो मैंने इसमें मार्क किया हुआ है सन, पीछे से अगर इसको उल्टा NOS को उल्टा पढ़ें तो सन आप इसको पढ़ेंगे। एंड इसको SON नहीं SUN वाला यानी सूरज वाला सन आपको पढ़ना है, क्योंकि सन से जो पहली लाइट, पहला कलर, लाइट में जो पहला कलर आता है जो हमें दिखाई देता है वो वॉयलेट होता है। तो इससे आप सन से वॉयलेट आपको याद आना चाहिए, तो ऐसे ये कलर याद हो जाएगा, वॉयलेट होता है, विच इंडिकेट्स दिस कंपाउंड नाइट्रोप्रोसाइड वाला, जो कि सल्फर के साथ बनता है। In case nitrogen and sulfur both are present in an organic compound, sodium thiocyanate is formed. It gives blood red color and no Prussian blue since there are no free cyanide ion. तो CN- की वजह से कलर होता है प्रशियन ब्लू, ये हम जानते हैं, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। SCN- यहाँ पे फॉर्म हो गया है, क्योंकि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और सल्फर। तो जो एनायन बनेगा SCN- होगा, थायोसाइनेट इसको बोलते हैं। तो इट विल कंबाइन विद आयरन एंड फॉर्म FeSCN, जहाँ पे +2 चार्ज दिखाया गया है, मींस Na2FeSCN इसका पूरा फॉर्मूला है। यहाँ पे भी Fe3+ ही इसलिए आएगा क्योंकि पीछे जो सल्फर का टेस्ट था नाइट्रोप्रोसाइड केस में, वहाँ भी +3 ही था, तो यहाँ भी +3 ही होगा। +3 है और -1 है SCN- के केस में, तो यहाँ से बच गया +2। तो ऐसे ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं। ये कलर ब्लड रेड, ये इस आयन के नाम से याद रखना है आपको, थायोसाइनेट। इससे ब्लड प्लेट आपको याद आनी चाहिए, जिसको प्लेटलेट भी बोलते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स का कलर होता है रेड। एंड बेसिकली वहीं से आपको ये ब्लड रेड कलर याद रहना चाहिए। थायोसाइनेट से ब्लड प्लेट आपको याद आएगी, तो उससे क्लियर हो जाएगी, ब्लड रेड क्लियर होता कलर होता है इसका। इफ सोडियम फ्यूजन इज कैरिड आउट विद एक्सेस ऑफ सोडियम, thiocyanate decomposes to yield cyanide and sulfide ions and then these give their usual test। तो एक्सेस है अगर सोडियम की, तो दोनों बन जाएंगे Na2S, यानी सल्फाइड भी और साइनाइड भी। ये पॉइंट भी समझ में आने लायक है। अगर अवेलेबल है ज्यादा हमारे पास सोडियम, तो दोनों ही टाइप के साथ जुड़ जाएगा एनायन के साथ हो, यानी यहाँ पे 3 बन रहे हैं ना, एक Na में और एक Na2S में, 3 यानी एक्सेस में अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ कम मात्रा में अगर है वो, तो सिर्फ एक ही होगा NaSCN, एक SCN- एनायन बनेगा और एक ही होगा Na वाला। तो कम है तो सिर्फ Na+ जुड़ेगा, या फिर 3 Na जुड़ जाएंगे। अगर एक्सेस में है तो दोनों टाइप के एनायंस बन जाएंगे। दिस इज द पॉइंट दैट इज ट्राइंग टू बी कन्वेड हेयर। एंड यहाँ खत्म हो जाते हैं दो नाइट्रोजन और सल्फर का टेस्ट। अब आगे बारी आती है हेलोजेंस की।
Here the extract is acidified with nitric acid and then treated with silver nitrate. अगेन दोनों में एनायन सेम है एंड इसलिए ही इसको सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी बोला जाता है फॉर हेलोजेंस. A white PPT soluble in ammonium hydroxide shows the presence of chlorine. अब यहाँ पे हो क्या रहा है पहले वो समझ लेते हैं. सिल्वर नाइट्रेट है जिसको फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्ट किया जाए जहाँ पे हलाइड आयंस होंगे तो AgX बनेगा. यहाँ पे AgCl है यानी Cl माइनस है उसकी प्रेजेंस इंडिकेट करती है. AgCl प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है. अब यहाँ पे ट्रांजिशन है. AgCl सोलेबल होता है उसका PPT, AgBr स्पैरिंगली सोलेबल होता है और AgI इनसोलेबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में. इसको ऐसे याद रखिए. Cl माइनस सबसे छोटा है अनायन इनमें तो छोटा है तो वो सोलेबल होगा. जैसे जैसे साइड बढ़ता जाएगा सोलिबिलिटी घटती जाएगी. क्वाइट ऑब्वियस थिंग. तो इसलिए क्लोरीन Cl माइनस वाला PPT AgCl सोलेबल होगा. स्पैरिंगली सोलेबल इंटरमीडिएट सोलिबिलिटी होगी AgBr की और इनसोलेबल होगा AgI इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये हमने सोलिबिलिटी का देखा. अब कलर्स भी हमें याद रखने हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि सिल्वर एज अ मेटल वाइटिश उसकी अपीयरेंस होती है जैसे कि किसी भी जनरल मेटल की होती है सिल्वरी वाइट. नाम में ही आता है इसके. तो इसकी वाइट होगी. अब सिल्वर SI से स्टार्ट होता है. C उसका प्रोनाउंसिएशन होता है. क्लोरीन भी के स्टार्टिंग में C आता है. तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी है नामों में. से याद रखिए कि जो कलर सिल्वर का होगा वही AgCl एज अ होल कंपाउंड का होगा यानी Cl माइनस भी वही कलर शो करेंगे. वैसे ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में नहीं. ये भी आपको पता होना चाहिए. तो इसका कलर वाइट होगा. ये आपको यहाँ से सिर्फ इतना पता लगाना है. अगर यहाँ से आप इतना जान लिया आपने तो आगे आसान हो जाएगा. अब ABCD में आते हैं हम. W से वाइट हमने याद रखा. इसके बाद आता है एक्स एंड एक्स से कोई कलर नहीं होता तो उसको छोड़ दो. उसके बाद आता है वाई. तो वाई से कलर होता है येलो एंड इसलिए ही येलो इस कलर होगा नेक्स्ट AgBr का. यहाँ से हमें याद हो जाएगा. और वाई के बाद आता है जेड जिससे अगेन कोई कलर नहीं होता तो वाई से ही कलर होगा अगले वाले कंपाउंड का प्रेसिपिटेट का AgI का. ये हमें ऐसे याद रखना है. तो AgBr और AgI का कलर होगा येलो और AgCl का कलर होगा वाइटिश. ये हमने ऐसे याद रखा. सोलिबिलिटी और कलर दोनों यहाँ से आपको पता होना चाहिए. एंड अ येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड शो द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन यानी AgI. अब एक चीज जो यहाँ से देख के मुझे याद आ रही है पीछे मैंने बोला था मैं बताऊंगा. AgF यहाँ पे क्यों नहीं बनता. तो AgF के बनने के लिए दोस्तों F माइनस हमारे पास होना जरूरी है. एंड हम ये रेडॉक्स रिएक्शन से जानते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन एंड एक्वस सॉल्यूशन तो यहाँ पे होता ही है. फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को वाटर में डाल के ही बॉईल किया जाता है शुरुआत में. तो यहाँ पे वाटर जरूर अवेलेबल होगा. तो वाटर के साथ F माइनस रिएक्ट करके खुद रिड्यूस हो जाएगा F2 मॉलिक्यूल यानी जीरो में. वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा ऑक्सीजन में उसको. तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से F माइनस में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. हमारा AgF बन ही नहीं पाएगा. इसलिए जो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है फॉर हेलोजेंस ये फ्लोरीन शो नहीं करता है. इफ नाइट्रोजन और सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड fusion extract is first boiled with concentrated nitric acid to decompose the cyanide or sulfide of sodium formed during the Lassine test. तो concentrated HNO3 strong oxidizing agent की तरह भी एक्ट करता है. This we know from redox reaction also. तो साइनाइड और सल्फाइड को डीकम्पोज कर देगा ये. अब एग्जैक्टली किन कंपाउंड्स में या फिर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनको लेके छोड़ेगा साइनाइड और सल्फाइड को ये हमें याद नहीं रखना है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इनको डीकम्पोज कर देगा. साइनाइड Cn माइनस और S2 माइनस में नहीं छोड़ेगा. बेसिकली इनसे ऑक्सीडाइज कर देगा. ये हमें इतना यहाँ से पता होना चाहिए क्योंकि ये हिंडर करेंगे. साइनाइड Cn माइनस और S2 माइनस ये अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट देंगे अपने कलर्स देंगे जो हमें चाहिए. हालाइड का वो कलर नहीं मिल पाएगा. इसलिए अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आशंका है साइनाइड के और सल्फाइड
के होने की भी, तो ये कंपाउंड पहले कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। दीज आयंस वुड अदरवाइज इंटरफेयर विद द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर हेलोजेंस। अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट यानी कलर्स देंगे एंड सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में हिंड्रेंस की तरह एक्ट करेंगे, इसलिए पहले इनका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि इसमें साइनाइड और सल्फाइड आयंस भी है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। द लास्ट वन इज टेस्ट फॉर phosphorus. Here the compound is heated with an oxidizing agent such as sodium peroxide. अब सोडियम का ऑक्साइड होगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात तो हमें समझ में आती है क्योंकि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से उसको ट्रीट करवाना है यहाँ पे, लेकिन ऑक्साइड होगा पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड, ये कैसे डिसाइड करें? तो इसके लिए हमें क्लू मिलता है एस ब्लॉक चैप्टर में, जहाँ पे एक तो सीधे ये लाइन दी हुई है दैट सोडियम पेरोक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एग्जैक्ट लाइन वहां पे गिवन थी। अगर ये लाइन नहीं भी दी होती तो उसके उसी पैराग्राफ के ऊपर जहाँ पे लाइन गिवन है एक और लाइन आती है दैट सोडियम मेनली फॉर्म्स पेरोक्साइड एंड सम सुपर ऑक्साइड्स, क्योंकि मेनली इसका पाया ही जाता है पेरोक्साइड, कॉमनली अवेलेबल ही वही होता है, इसलिए सोडियम पेरोक्साइड ही हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो जाएगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनटू फॉस्फेट। दिस सॉल्यूशन इज देन बॉइल्ड विद नाइट्रिक एसिड एंड ट्रीटेड विद अमोनियम मोलिब्डेट। येलो पीपीटी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। अब पी से फॉस्फोरस और पी से पीला, ऐसे हमें ये कलर याद रह जाएगा विच विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हो गई। एक तो ये फॉस्फेट था जो ग्रुप जो फॉस्फोरस जिसमें ऑक्सीडाइज हो गया था, नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करके सोडियम फॉस्फेट बना लेगा फॉस्फोरिक एसिड। तो एक है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, एक अमोनियम मोलिब्डेट और नाइट्रिक एसिड तो था ही। अब इन तीनों में होगी रिएक्शन एंड अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा जो हमें येलो कलर का पीपीटी देता है। इससे पहले हमें अमोनियम मोलिब्डेट का ही फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये इसके लिए आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उसका इस्तेमाल करेंगे हम। ये जो मोलिब्डेनम है ये क्रोमियम के नीचे आता है, इनके एलिमेंट्स का सीक्वेंस हमने वहां पे लर्न किया हुआ था। तो क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, स्टेबल भी होती है इसकी, एंड ऑक्सीजन अगर ज़्यादा जुड़े हों किसी एलिमेंट के साथ, मेटल के साथ, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको ले जाते हैं। दिस यू शुड आल्सो नो। एंड यहाँ पे ये कंबाइन कर रहा है फॉस्फेट के साथ, PO4 के साथ, इसलिए ऑक्सीजन 4 होंगे यहाँ पे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो +6 थी ना इसके ऊपर क्रोमियम की, तो मोलिब्डेनम की भी +6 ही होनी चाहिए, दैट्स वी शुड नो फ्रॉम हेयर। तो इसकी होगी यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन यहाँ पे -8 चार्ज आ रहा है उस पर, +6 है मोलिब्डेनम पे, तो अमोनियम जो ग्रुप है ये +2 चार्ज लेके आना चाहिए, तो इसलिए 2 वैल्यू होगी इसकी NH4 की ट्वाइस है। तो दैट्स हाउ यू लर्न दिस फॉर्मूला, NH4 ट्वाइस MOO4 ये होता है अमोनियम मोलिब्डेट, एंड इसमें जस्ट फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है टू गिव दिस येलो पीपीटी। इसको भी याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। PO4 3- ये एनायन होता है, 3- है तो 3+, इसके स्टेबलाइज करने के लिए कैटायन होना चाहिए, इसलिए NH4+ थ्राइस इसमें आ जाता है। और फिर ये जो मोलिब्डेट वाला ग्रुप बचा इसमें तो +6 थी ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसलिए 3 ऑक्सीजन लगे हैं, 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा ऑक्सीजन का कंपनसेट करने के लिए, +6 होगा मोलिब्डेनम का। अब यहाँ पे इसके नंबर कितना है इसका जो मोलिब्डेट का ग्रुप है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखिए अमोनियम के आगे 3 लगा हुआ है और उससे पहले NH4 है, तो ये 4 और 3 से को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 होंगे यहाँ पे मोलिब्डेट के ग्रुप जो है ये भी ध्यान रखना आपको। पूरा पूरा ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है बेसिकली अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट का। यहाँ पे NH4 के आगे थ्राइस लगा हुआ है, आगे है PO4, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आ रहा है। तो जैसे आप याद रखना चाहें रख सकते हैं, ऐसे याद रखना ज़्यादा
कन्वेंशनल या फिर यूजफुल लगता है क्योंकि इसमें कैटायन और अनायन दोनों इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड भी आता है इस रिएक्शन में, इसमें अनायन होता है NO3 माइनस एंड अमोनियम मोलिब्डेट में कैटायन होता है NH4 प्लस, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। वाटर भी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स होगा इस रिएक्शन में क्योंकि जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था जिस रिएक्शन से सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, वही वाटर में बॉईल करने से मिला था हमें, तो वाटर तो भरपूर है इस रिएक्शन में, तो इट विल बी इन्वॉल्व हेयर इन प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो लास्ट के ये दो प्रोडक्ट्स हैं इनकी आपको जो स्टोइकियोमेट्री दी हुई है वो रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट ये फॉर्मूला याद रखा हुआ है तो इससे ये पूरी रिएक्शन बैलेंस की जा सकती है। एंड दैट्स ऑल अबाउट क्वालिटेटिव